नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बुलेटिन में सबसे पहले बात काबुल में हुए धमाकों की। 7 धमाकों से दहला काबुल, 90 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। 13 अमेरिकी मरीन कमांडोज की भी मौत हुई है। धमाके की जगह पर दिखा शवों और घायलों का ढेर। धमाकों के बाद से काबुल में कर्फ्यू, और अमेरिका ने धमाकों के बाद क्या कहा है, जानने के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 काबुल ब्लास्ट। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट के बाहर गुरुवार शाम को हुए सीरियल ब्लास्ट से पूरा इलाका दहल गया। हमले में 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। फिदाइन अटैक में 13 अमेरिकी मरीन कमांडो मारे गए, जबकि कई अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। काबुल में एक के बाद एक हुए 7 धमाकों से पूरा काबुल दहल गया। काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहला धमाका एबी गेट के पास हुआ। अफरा तफरी के बीच जब धमाके से डरे लोग बरून होटल की ओर भाग रहे थे, तभी दूसरे धमाके से बरून होटल दहल उठा। धमाके के चलते लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। काबुल एयरपोर्ट के पास हुआ ब्लास्ट इतना जोरदार था कि धमाके के बाद उठा धूल का गुबार कई किलोमीटर दूर से साफ दिख रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके की जगह पर शव और घायलों का ढेर लग गया। घबराए और रोते बिलखते लोग घायल हालत में भी अपनों को ढूंढते रहे। अमेरिकी अखबार द गार्जियन के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक फिदाइन हमलावर ने भीड़ के बीच पहुंचकर खुद को उड़ा लिया। ISIS के फिदाइन हमलावर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने के इरादे से आए थे। काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने ली है। ISIS के मुताबिक अब्दुल रहमान अल लोगरी एयरपोर्ट धमाके में फिदाइन हमलावर था। रिपोर्ट्स का दावा है कि हमले के समय काबुल एयरपोर्ट पर सैकड़ों ISIS के आतंकी मौजूद थे। काबुल में हुए धमाके के बाद एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकी सैनिकों ने पोजीशन संभाल रखी है। वारदात के बाद से पूरे काबुल में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और पूरे काबुल शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के फौरन बाद अमेरिका ने सुरक्षा हालात पर इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में प्रेसिडेंट बाइडेन को पूरी घटना की जानकारी दी गई। मीटिंग में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की। काबुल में धमाकों के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा कि वो धमाकों से दहशत में नहीं आएगा। काबुल में अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। इस बीच काबुल में अमेरिकी दूतावास ने अपने लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिकियों को एयरपोर्ट पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के पास हुए धमाके की निंदा की और कहा कि ये हमला अमेरिकी सेनाओं के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हुआ है। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनका संगठन बृहस्पतिवार को हुए हमले की कड़ी निंदा करता है और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहा है। 13 सैनिकों की मौत पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या कहा, क्यों कहीं बाइडेन ने ISIS से बदला लेने की बात, और जेन साकी की रिपब्लिकन्स को जवाब, ये समय राजनीति का नहीं है। आइए देखते हैं टॉप 9 US का बदला। काबुल धमाके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गुरुवार को भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 3 बजे संबोधन किया। उन्होंने ISIS को माफ न करने की बात कही और सैनिकों की मौत पर दुख जताया। बाइडेन ने कहा कि दूसरों की जान बचाने के लिए अमेरिकी फौज ने बलिदान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल हमले को लेकर व्हाइट हाउस से कहा कि हम माफ नहीं करेंगे और ना ही भूलेंगे। हम आपका शिकार करेंगे और जिसने भी ये किया है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे। हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। आतंकी हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए जो बाइडेन बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने ISIS के खात्मे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हम अपनी जगह और अपने समय पर आतंकियों को जवाब देंगे। इसके लिए अतिरिक्त फौज भी भेजे जा सकते हैं। जो बाइडेन के ऐलान के बाद ये साफ हो गया है कि काबुल हमले की जिम्मेदार ISIS से बदला लिया जाएगा। हमलावरों को धरती पर कहीं से भी ढूंढकर मौत के घाट उतारा जाएगा। इसके लिए बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग में बाइडेन ने अपने स्पेशल कमांडर्स को योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, अमेरिकी सेवा के 10 से ज्यादा सदस्यों ने आतंकवादियों के अपने हाथों जान गंवाई है। बाइडेन के इस्तीफे की मांग पर रिपब्लिकन्स को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं बल्कि एकजुट होकर आतंक से लड़ने का है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि के लिए झंडे को आधा झुकाया जाएगा।
काबुल में एयरपोर्ट के पास धमाके में अमेरिकी जवानों के मौत के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन पर सवाल उठाते हुए कहा कि काबुल में धमाका नहीं होने देना चाहिए था। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है कि मैं और करेन काबुल हवाई अड्डे पर आतंकवादी नौसैनिकों के मारे जाने से स्तब्ध और दुखी हैं। हमारी प्रार्थना मृतकों के परिवारों और हमले में घायल हुए सैनिकों के साथ है। भगवान हमारे सैनिकों को आशीर्वाद दें। अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने ट्वीट कर काबुल में मारे गए समुद्री नायकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वो मारे गए मरीन हीरोज, उनके परिवारों और शुभचिंतकों के लिए और इस कठिन समय में पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हैं। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन सीनेटर और पूर्व प्रवक्ता डैन क्रनिशा ने प्रेसिडेंट बाइडेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, अब इस मामले को संभालिए जिसको आपने ही खड़ा किया है। इससे भागने की कोशिश मत कीजिए। हम अब भी जंग के मैदान में हैं। इस युद्ध का अंत समझने की गलती मत कीजिए। काबुल में ब्लास्ट के बाद जारी किया गया सुरक्षा अलर्ट। यूएन महासचिव ने की काबुल आतंकी हमले की निंदा और नाटो चीफ ने ब्लास्ट को बताया आतंकियों की कायराना हरकत। देखते हैं टॉप 9 अफगान संकट। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाद हुए धमाके के बाद अमेरिकी नागरिकों को हवाई अड्डे की यात्रा से बचने और एयरपोर्ट के गेट से बचने के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक एयरपोर्ट के रास्ते की ओर आने से बचें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने काबुल हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले की निंदा की और कहा कि ये वारदात अफगानिस्तान के जमीनी हालात और वहां मौजूद अस्थिरता को बयां कर रही है, लेकिन इससे हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ है। हम अफगान लोगों के समर्थन में तत्काल सहायता देना जारी रखे हुए हैं। काबुल हमले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम इस आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमला आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाहगाह मुहैया कराने वालों के खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत को मजबूत करते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल मैकेंजी ने कहा कि हमले के बावजूद हमारा रेस्क्यू मिशन जारी है। फिलहाल 5000 लोग काबुल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। इनमें 1000 अमेरिकी हैं। 14 अगस्त से अब तक हम 1,04,000 सिविलियंस को निकाल चुके हैं। इनमें से 66,000 अमेरिका और 37,000 हमारे सहयोगी देशों के नागरिक हैं। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने काबुल हवाई अड्डे पर हुए हमलों की निंदा की है और इसे भयानक आतंकी हमला करार दिया। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। हमारी प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द निकालने की है। उन्होंने हमले को आतंकियों की कायराना हरकत करार दिया। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि काबुल में हुआ यह आतंकी हमला ऑपरेशन पिटिंग को जारी रखने के महत्व को दिखाता है। हमारी टीमें बचे हुए समय में लोगों तक उनके रेस्क्यू के लिए पहुंच रही हैं। जॉनसन ने कहा कि अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन रुकेगा नहीं बल्कि जारी रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि धमाकों के कारण काबुल हवाई अड्डे के पास हालात बिगड़े हैं। उनके मुताबिक हम अत्यंत तनावपूर्ण हालात का सामना कर रहे हैं और हालात अनुकूल रहने तक फ्रांस अपने नागरिकों, अन्य सहयोगी देशों के लोगों और अफगानों को निकालना जारी रखेगा। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए हमले के बाद ब्रिटेन ने एयरलाइंस को अफगानिस्तान के ऊपर 25,000 फीट से नीचे उड़ान भरने से बचने की चेतावनी दी है। परिवहन मंत्री ग्रांट शॉप्स ने कहा कि अफगानिस्तान में चौंकाने वाले दृश्यों के बाद मैंने एक नोटम जारी किया है। काबुल एयरपोर्ट के पास धमाके के बाद जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने फैसला करते हुए अपना इजराइल का दौरा रद्द कर दिया है। मर्केल ने कहा कि काबुल में हमलावरों ने लोगों को निशाना बनाया, जिससे कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। देश की नई ड्रोन पॉलिसी में क्या है खास? पंजाब से छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस में क्यों मचा हुआ है घमासान? लीड्स टेस्ट में क्या टीम इंडिया के पास हाथ टालने की कोई तरकीब नहीं बची है? देश की अहम खबरों को देखिए टॉप 9 राष्ट्र। गुआम में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं का 4 दिवसीय मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास चीन को कड़ा संदेश देने के लिए है। यह 29 अगस्त तक चलेगा। चीन की आक्रामक नीतियों के खिलाफ इस सैन्य अभ्यास को काफी अहम माना जा रहा है। भारत सरकार ने अपनी नई ड्रोन पॉलिसी घोषित की है। इसकी घोषणा करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर 6 नियम बनाए गए हैं। नए नियम के तहत आपके ड्रोन का जो भी आकार हो उसे रजिस्टर करना जरूरी होगा। सभी ड्रोन मालिकों को आधार और पासपोर्ट डिटेल देनी होगी। नई व्यवस्था में DGCA की संस्था किसी भी ड्रोन का निरीक्षण कर सकती है।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आतंकियों को मदद करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। पकड़े गए युवकों में एक अशफाक कयूम और दूसरा तौसीफ गिरी है। बताया गया है कि ये दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में थे। ये सुरक्षा बलों की गतिविधियों की जानकारी आतंकवादियों को देते थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति की मंजूरी राष्ट्रपति ने दे दी है। इनमें बीवी नागरत्ना समेत 3 महिला जज भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के इन 9 निर्वाचित जजों का शपथ ग्रहण 31 अगस्त को सुबह 10:30 बजे होगा। खास बात यह है कि सर्वोच्च अदालत में बतौर जज नियुक्ति के बाद बीवी नागरत्ना अब 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। पंजाब में अब नवजोत सिंह सिद्धू के लिए अच्छी खबर नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के डिनर में मौजूद नेताओं ने 2022 में कैप्टन ही कांग्रेस नाम से प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव को बाकायदा आला कमान को भेजने की तैयारी है। खास बात ये रही कि इस प्रस्ताव को राज्य के कई मंत्रियों समेत 60 कांग्रेस विधायकों और 8 सांसदों ने समर्थन दिया। यही नहीं, सिद्धू खेमे के 10 विधायक भी कैप्टन के डिनर में दिखे। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के कुल 80 विधायक हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सियासी उठापटक जारी है। राज्य के कांग्रेस विधायकों का दिल्ली में जमावड़ा शुरू हो गया है। अब तक 35 से ज्यादा विधायकों के दिल्ली पहुंचने की सूचना है। आज इनकी संख्या 50 तक होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियारों की तस्करी करने वाले 2 आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार किया है। ये लोग सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाकर हथियारों की तस्करी कर रहे थे। पकड़ में आए हथियार तस्करों के नाम बबलू सिंह और राजेंद्र सिंह है। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर खालिस्तान 2020 नाम से प्राइवेट ग्रुप बनाया था। इनके पास से 18 पिस्टल और 60 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग खालिस्तानी एक्टिविस्ट को आर्म्स सप्लाई कर रहे थे। आईपीएल के दूसरे फेज में कुछ स्टार खिलाड़ी एक्शन में नजर नहीं आएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों में रिप्लेसमेंट की लिस्ट जारी हुई है। इसके मुताबिक राजस्थान रॉयल्स में जेओफ्रा आर्चर की जगह अब ग्लेन फिलिप होंगे। वहीं कोलकाता की टीम में पैट कमिंस की जगह टीम साउदी लेंगे। कोरोना की वजह से आईपीएल को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब बचे हुए मैच यूएई में सितंबर में दोबारा शुरू होंगे। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम 8 विकेट खोकर 423 रन तक पहुंच गई। इसके साथ ही मेजबानों की लीड अब 345 रन की हो गई है। जो रूट ने 121 रन की पारी खेली। भारत की ओर से ईशांत ने 4 और बुमराह ने 2 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। भारत की टीम पहली पारी में 78 रन पर आउट हो गई थी। क्या दिल्ली में भी शुरू हो रही है नाम बदलने की राजनीति? भारत के किस शहर में तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं? कहां एक गरीब की हुई इंदौर जैसी पिटाई? राज्यों की अहम खबरों को देखिए टॉप 9 देश प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए जलियांवाला बाग स्मारक कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम कल शाम 6:25 पर होगा और पीएम इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री स्मारक में बनाए गए म्यूजियम गैलरी का उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम में स्मारक से जुड़े दूसरे विकास कार्यों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्र से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थानों में SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के पद जल्द ही भरे जाएंगे। इस बारे में उच्च शिक्षा सचिव ने सभी संस्थानों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि इन कैटेगरी में खाली पड़े फैकल्टी को 1 साल के अंदर मिशन मोड में तेजी से भरे जाएं। दंतेवाड़ा में 3 माओवादियों ने सीआरपीएफ और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इनमें 1 लाख रुपए की इनामी मनकी अलामी नाम की महिला नक्सली कमांडर भी शामिल है। समर्पण करने वाले बाकी 2 नक्सली जन मिलिशिया के सदस्य सुंदर पद्मी और बहोटी मंटावी हैं। इन नक्सलियों का कई बड़े मामलों में हाथ बताया जाता है। चुनावी राज्य पंजाब में राज्य सरकार ने किसानों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने ये फैसला लिया है कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 104 किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेश में केंद्र के नए कृषि कानूनों को काला कानून कहा गया है और इसके खिलाफ किसानों के संघर्ष के साथ खड़े होने की बात कही गई है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सुखना लेक पर ह्यूमन चेन बनाकर तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तालिबान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। साथ ही अफगानिस्तान की महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ मुखर दिखी।
इंदौर के बाद अब देवास में एक अल्पसंख्यक फेरी वाले से मारपीट की गई है। कुछ बदमाशों ने फेरी वाले से आधार कार्ड मांगा और नहीं दिखाने पर मारपीट की। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी पकड़ से बाहर हैं। जानकारी के मुताबिक 45 साल का जहीर मोटरसाइकिल से फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करता है। इसी दौरान बारोली गाँव में 2 लोग उसके पास आए और आधार कार्ड दिखाने को कहा, लेकिन जहीर के पास तब आधार कार्ड नहीं था। बस इसी बात पर दोनों ने उसकी पिटाई कर दी। दिल्ली में भी जगहों के नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। दक्षिण दिल्ली में मौजूद मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधोपुरम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस बारे में मेयर ने कहा कि स्थानीय पार्षद और लोगों की मांग पर ये फैसला लिया गया है। मोहम्मदपुर गांव मुनरिका के वार्ड नंबर 66 में है। नाम बदलने के पीछे तर्क दिया गया है कि मुगल काल में बहुत से गाँव का नाम जबरन बदल दिया गया था, जिसमें मोहम्मदपुर गाँव भी शामिल था। झारखंड के देवरी गांव का नाम एलोवेरा गांव के नाम से मशहूर हो गया है। इसकी वजह है कि गांव में भारी पैमाने पर एलोवेरा का उत्पादन होता है। काफी मेडिसिनल वैल्यू होने की वजह से एलोवेरा इस गांव के ग्रामीणों की अच्छी आय का जरिया बन रहा है। गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि इसका यहाँ पे मार्केट बनाया जाए और इसका बड़े पैमाने पे करवाया जाता है। यहाँ लोगों को रोजगार भी मिले और इसका गवर्नमेंट को राजस्व भी जाए। एक 2 साल 11 महीने के बच्चे ने अनोखा करिश्मा कर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। इस बच्चे को सैकड़ों देशों के नाम और उनकी राजधानियों का पता है। साथ ही वो इनके झंडे को भी पहचानता है। बच्चा तमिलनाडु के त्रिची का है। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं। क्यों देश में बढ़ रही है तीसरी लहर की आशंका, कितना सफल रहा मध्य प्रदेश का महा वैक्सीनेशन अभियान, केरल और महाराष्ट्र क्यों बन रहा है चिंता की वजह। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में 24 घंटे में कोरोना के 44,543 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 493 लोगों की जान भी महामारी ने ले ली। एक दिन में रिकवर होने वालों की संख्या 32,920 रही। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 3,38,000 से ज्यादा हो गए हैं। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। इसी मुद्दे पर गुरुवार शाम को गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने केरल और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दोनों राज्य सरकारों की ओर से उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है। हर त्योहार में केस बढ़ जाते हैं, लिहाजा सितंबर और अक्टूबर में त्योहारों के मौसम में सतर्क रहने की जरूरत है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 58% केस सिर्फ केरल से आए हैं, लेकिन कई दूसरे राज्यों में भी केस बढ़ने की आशंका दिख रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य में एडवांस में तैयारी की जा रही है। इसके तहत 5 सितंबर तक 1200 अतिरिक्त डॉक्टरों की बहाली हो रही है। साथ ही मेडिकल कर्मचारियों के लिए खाली पद भी भरे जा रहे हैं। टोपे ने कहा कि पहले 1200 से 1300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता रहती थी, जो अब 2000 मीट्रिक टन हो गई है। इसके साथ ही सितम्बर अंत तक सरकार 1000 एम्बुलेंस खरीद रही है। महाराष्ट्र में तीसरी लहर में 60 लाख लोगों के संक्रमित होने का अंदाजा है। इस बात की जानकारी देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि एक समय में महाराष्ट्र में अधिकतम 13 लाख एक्टिव मरीज होने का अंदाजा है और इसी हिसाब से पूरी तैयारी की जा रही है। टोपे ने कहा कि सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का वैक्सीनेशन 5 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों की जानकारी अपलोड नहीं करने पर उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जवाब तलब भी किया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि बाल स्वराज पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के लिए तुरंत उचित कदम उठाए जाएं। सर्वोच्च अदालत ने इसके लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य के अधिकारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों की मृत्यु के बाद भी उनके परिवार के योग्य सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। अब तक सरकारी सेवा में ग्रुप सी या ग्रुप डी कर्मचारी के परिवार को ही इस तरह का लाभ मिलता था। कोरोना की वजह से कई अधिकारियों की मौत के बाद इनके संगठनों ने मांग की थी कि उनके परिवारों को भी नौकरी दी जाए। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान पूरा हो गया है और ये काफी सफल रहा है। महाअभियान के दूसरे दिन 26 अगस्त को राज्य में 17 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए, जबकि पहले दिन 25 अगस्त को 24,20,374 डोज लगाए गए थे। मध्य प्रदेश में कोरोना की अब तक 3.5 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि 71 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है।
सरकारें दावे बहुत करती हैं, लेकिन अक्सर हकीकत कुछ और ही होती है। मध्य प्रदेश के भिंड में कोरोना से अपने माँ बाप को खो चुके एक परिवार की 3 बच्चियों और 2 बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। इनमें सबसे बड़ी बच्ची की उम्र 7 साल है, जबकि सबसे छोटा वाला बच्चा सिर्फ 8 महीने का है। बच्ची अपने भाई बहनों का भरण पोषण गाँव वालों की मेहरबानी से कर रही है। ये मासूम टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं और जब बरसात होती है तो बगल में स्थित शमशान घाट में पनाह लेते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।